Guys, how are you all? So today we will continue with our chapter of cells जो हमने मेजर कंप्लीट कर लिया था. बस थोड़ा सा चैप्टर बाकी था जो आज हम कंप्लीट करेंगे. सो वेरी फ्यू टॉपिक्स विच वेर रिमेनिंग, है ना. स्पेशली 2 से 3 टॉपिक थे एंड फ्यू बेसिक थिंग्स अबाउट सेल्स. सी, इफ यू लुक एट सेल्स, हाउ मेनी सेल्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी? How many cells are there in an average human body? There are more than 50 trillion cells. More than 50 trillion. पता है कुछ बुक्स में तो ऐसा लिखा है कि there are 50 trillion cells. मतलब 50 ट्रिलियन का भी ट्रिलियन. यस, 50 ट्रिलियन मतलब इतने सारे सेल्स होते हैं बॉडी के अंदर. तो बॉडी का साइज इतना छोटा और उसमें इतने सारे सेल स्टफ किए हुए हैं. सो छोटा सा बॉडी इतने सारे सेल से बना है, राइट. सी, एक तो होता है एक सिंगल सेल, फाइन. सबसे छोटे लेवल पे होता है 1 सेल. ये सबसे छोटा. इसके अंदर ऑर्गेनल्स है वो अलग, ठीक है. व्हेन लॉट ऑफ सेल्स कंबाइन, बहुत सारे सेल्स जब पास में आते हैं, यस, तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज टिश्यू जो बनता है. When more than 1 cells combine together तो टिश्यू बनता है, करेक्ट. When different types of tissues come together, ये है टिश्यू नंबर 1, टिश्यू नंबर 2, टिश्यू नंबर 3. ऐसे बहुत सारे जब टिश्यूज एक साथ आते हैं तो बनता है बॉडी का एक ऑर्गन. यस, और जब बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ आते हैं तो बनता है टोटल ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी. दिस इज द सीक्वेंस. दिस इज लाइक द फैक्ट कि हाउस है, घर बनाना है हमको, तो वी नीड ब्रिक्स. यस और नो. तो एक ब्रिक लिया हमने, 1 ब्रिक इज लाइक 1 सेल. व्हेन लॉट ऑफ ब्रिक्स कम टुगेदर, ये बहुत सारे ब्रिक्स साथ में आए, है ना, तो क्या बनता है? एक वॉल बनता है. यस और नो. दिस इज 1 ब्रिक. 1 ब्रिक मतलब 1 सेल. जब बहुत सारे ब्रिक साथ में आते हैं तो एक दीवार बनती है. जब बहुत सारी दीवारें एक साथ आती है, व्हेन 4 वॉल्स प्लस अ रूफ एंड फ्लोर कंबाइन, सो व्हाट डू वी गेट? वी गेट अ रूम. यस और नो. रूम इज लाइक ऑर्गन. और जब बहुत सारे रूम्स एक साथ कंबाइन करते हैं तो यू गेट योर स्वीट होम. होम स्वीट होम. यस और नो. पूरा घर बनता है. ऐसे ही बॉडी का भी सारी चीजें हैं, करेक्ट. अब इफ यू लुक एट अ ब्रिक, ब्रिक इज ऑल्सो मेड अप ऑफ समथिंग. हाँ कि नहीं? ब्रिक्स बनाने के लिए भी कुछ चीजें लगती होगी. यस, तो वो सारे ऑर्गेनल्स, फॉर एग्जाम्पल, जिससे ब्रिक्स बने, वैसे सेल के अंदर भी ऑर्गेनल्स थे. तो हमने सेल के अंदर की ऑर्गेनल्स का तो स्टडी कर लिया, सबसे छोटे पार्ट का. अब थोड़ा बाहर आते हैं. सेल, यस, दिस इज अ सिंगल सेल, 1 सेल. नाउ बच्चों, कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, देयर आर अ फ्यू ऑर्गेनिजम्स विच हैव ओनली 1 सेल. सिर्फ एक सेल से बने होते हैं वो, उनको बोलते हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स. यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म मतलब सिर्फ एक सेल से बने हैं. हम कितने सेल से बने? हम बने हैं 50 ट्रिलियन सेल से. यस, बट देर आर अ फ्यू एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स, छोटे छोटे, जो सिर्फ एक सेल से बने होते हैं, और वी आर कॉल्ड एज मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स. Yes, we are made up of multiple cells, hence we are called as multicellular organisms, है ना. So definition अगर मैं यहाँ लिखूँ तो a single cell constitutes the whole organism. A single, S-I-N-G-L-E, single cell constitutes the whole entire organism. Yes, whereas in this particular case, multiple cells together form the organism. Yes, form different organs, yes,
which perform different functions. Perform different functions. ठीक है ना? देखो यहां पे क्या होता है, एक सेल है, वही सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है. खाना भी वही खाता है, एक्सक्रीशन भी वही करता है, ब्रीदिंग भी वही करता है, ब्रीद आउट भी वही करता है. यस, खाना डाइजेस्ट भी वही करता है, अंदर भी वही लेता है, सारे फंक्शंस वो खुद परफॉर्म करता है. तो हम इसको बोलते हैं देयर इज नो डिवीजन ऑफ लेबर. देयर इज नो डिवीजन ऑफ लेबर. Yes, this single cell performs all functions of the body. One single cell performs all the functions. Yes, performs all functions of body of the organism. लेकिन यहाँ पे ना बच्चों there is division of labor. Division of labor. Labor मतलब काम. Yes, जैसे नोज इज एन ऑर्गन. यस, जिसका काम है ब्रीथ करना. हार्ट इज अनदर ऑर्गन, जिसका काम है ब्लड को सर्कुलेट करना, है ना. देन देयर इज स्टमक, जिसका काम है फूड को डाइजेस्ट करना. यस और नो? ये भी तो सेल से बना है ना. यस और नो? नोज इज ऑल्सो मेड अप ऑफ सेल. करेक्ट. सो ये अलग ऑर्गन, ये अलग ऑर्गन, ये अलग ऑर्गन. तो जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होता है उसमें अलग अलग ऑर्गन्स अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. ठीक है ना. थर्ड, ये बड़ा सिंपल होता है, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है इसका, कोई टेंशन नहीं है. एक सेल है, सब कुछ वही करता है ये. लेकिन हमारे जैसे जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है. हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लेक्स है. सी, इसका एक्सटेंशन रहेगा अगले साल. देयर विल बी स्टडी ऑफ स्टमक, डाइजेस्टिव सिस्टम का स्टडी रहेगा. देयर इज स्टडी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट का स्टडी रहेगा. देयर इज स्टडी ऑफ लंग्स, है ना. तो इतना कॉम्प्लिकेटेड है. इनके लाइफ में कोई झमेला ही नहीं है यार, कोई टेंशन नहीं है. एक ही सेल में सब कुछ गड़बड़ है. हमको कोई बीमारी होती है तो इतने सारे डॉक्टर टेस्ट करने बोलते हैं, है ना, टू फाइंड आउट कि कौन सा ऑर्गन गड़बड़ है. करेक्ट. इनका कोई टेंशन नहीं है. एग्जाम्पल्स. What are examples of unicellular organisms? Unicellular मतलब single cell. Amoeba. Yes. Paramecium. These are organisms which are single cell. एक ही सेल होता है उनमें. या there are certain bacteria also. बहुत सारे है guys, बहुत सारे है ना. What are examples of multicellular organisms? Plants, animals, yes, fungi, ये भी है. humans भी animals है वैसे. तो these are examples of multicellular organisms. क्लियर है ना. देखो अमीबा का एक एग्जाम्पल एक्सप्लेन करता हूँ. ये होता है अमीबा. रैंडम शेप, कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है उसके बॉडी को. उसके अंदर होता है एक छोटा सा न्यूक्लियस. ठीक है. अब लेट्स से इसके पास में खाना आया है यहाँ पे, तुम उसको खाना डालते हो. जैसे पानी में मछली को खाना डालते हैं ना, मछली आके खा लेती है. सपोज इसको समझा कि यहाँ पे फूड है, तो ये क्या करता है पता है, ऐसे सूडोपोडिया बाहर लेके आता है. अमीबा कैन चेंज इट्स शेप, है ना. देखो फूड के अराउंड एक सर्कल बनाना चालू करता है इस तरह से. ठीक है. अगले स्टेप में वो फूड को पूरा ऐसे एनक्लोज कर देता है ऐसे. एंड इन द नेक्स्ट स्टेप इट टेक्स अप द फूड कंप्लीटली इनसाइड इट. ये इसका न्यूक्लियस यहाँ पे. यस, दिस इज कॉल्ड एज सूडोपोडिया, फॉल्स फीट. मतलब अपने बॉडी का शेप उसने चेंज किया और ये फूड को अपने अंदर ले लिया. हमारा स्ट्रक्चर कितना कॉम्प्लेक्स है. यू नीड फिंगर्स. यस और नो. फिंगर्स. देन यू नीड हैंड के ऊपर फिंगर्स. फिंगर्स में खाना पकड़ोगे, हाथ में अंदर डालोगे. यू नीड टीथ टू चीव इट. यू नीड टंग. इतने सारे ऑर्गन्स चाहिए, हाँ कि नहीं. देन यू नीड स्टमक. यू नीड इंटेस्टाइन
एंड सो ऑन सो फोर्थ, इतनी सारी चीजें, इतने झमेले। फिर एक्सक्रीशन के लिए अलग ऑर्गन्स, ठीक है। अब इसके अंदर अगर कुछ वेस्ट मटेरियल है तो यहीं से बाहर दे देगा। तो वन सेल, दिस इज जस्ट वन सेल गाइज, इसके अंदर एक न्यूक्लियस है, खत्म। दीज आर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। इतने सिंपल और सादे होते हैं, है ना, सिंपल होते हैं। वेराज मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? फाइन। नाउ देर इज ऑल्सो समथिंग कॉल्ड एज प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स लिख देता हूं, डिफरेंशिएट भी बताता हूं दोनों के बीच का। प्रोकैरियोटिक सेल्स and then there is something called as EUKARYOTS, prokaryotic, eukaryotic या prokaryotes and eukaryotes। yes, सबसे मेन पहले तो मीनिंग समझो इसका। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, एंड कैरियोट, कैरी ऑन होता है एक्चुअली। प्रो कैरी ऑन या कैरियोट चलेगा, कैरियोट भी चलेगा, कैरी ऑन भी चलेगा। इज न्यूक्लियस, यस। एंड यूकैरियोट, EU, कैरियोट या कैरियन। कैरियोट का तो मतलब होता है न्यूक्लियस, है ना। यू का मतलब होता है, वैसे तो यू का कोई मतलब नहीं होता है, बट ऐसे समझो प्रिमिटिव का ऑपोजिट है। प्रिमिटिव मतलब वेरी ओल्ड, वेरी ओल्ड, बहुत पुराना। यस, बहुत पुराना और बहुत सिंपल, बहुत पुराना, बहुत सिंपल। यू इज काइंड ऑफ मॉडर्न। यस, MODERN, मॉडर्न, ठीक है। सो दीज यूकैरियोट्स आर मॉडर्न and prokaryotic cells are very old. Prokaryotic cells are guys nothing but unicellular cells. In short, जो अभी अभी हमने पढ़ा ना यूनिसेल्युलर होते हैं, तो ये सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं प्रोकैरियोट्स, ठीक है ना। और जनरली यूकैरियोट्स आर मल्टीसेल्युलर। यस, जनरली यूकैरियोट्स आर मल्टीसेल्युलर। अब मेन डिफरेंस बुक के हिसाब से तुम्हारे, यस, द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस शुड बी न्यूक्लियर रीजन। न्यूक्लियर रीजन मतलब क्या, फिगर भी बना के बताऊंगा। दे डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यस, नो वेल डिफाइंड nucleus is there or nuclear membrane, nuclear membrane। और इनका जो न्यूक्लियर रीजन होता है, न्यूक्लियर रीजन, इसका मतलब यहां पे देखो, देयर इज अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखो गाइस, सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं, दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक यूकैरियोटिक, एक प्रोकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक होता है, सी दिस इज द सेल, है ना, और एकदम सिंपल होता है, कुछ भी नहीं। इसके अंदर ऐसा एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्रोमैटिन। यस, थोड़े से यहाँ पे कुछ ऑर्गेनेल्स होते हैं, थोड़े बहुत ऑर्गेनेल्स। एंड सी, कोई न्यूक्लियस नहीं है, कुछ नहीं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। वेरेज अगर ये यूकैरियोटिक सेल देखोगे ना, तो यहाँ पे है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, क्रोमैटिन, लेकिन ये होता है न्यूक्लियस के अंदर। यस और नो? सो सी, देयर इज अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, कि यार ये वाला न्यूक्लियस है, और यहाँ पे रहेंगे तुम्हारे बाकी के ऑर्गेनेल, साइटोप्लाज्म, ये वो व्हाटएवर, है ना। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, यस, और ये थोड़ा सिंपल होता है, ओल्ड टाइप का। देखो जैसे धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ, जो सबसे पहला ऑर्गेनिज्म पूरे वर्ल्ड में आया रहेगा अर्थ पे, वो ऐसा रहेगा, एकदम सिंपल, कोई झंझट नहीं, कोई झमेला नहीं, है ना।
हाथ अलग, पैर अलग, ये वो कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल सा स्ट्रक्चर जिसका न्यूक्लियस तक ठीक से नहीं है। यस और नो? सेकेंड मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, it has got a single chromosome, single chromosome, and it has got multiple chromosome. अब क्रोमोसोम क्या है? ओके चल समझो, बुक में नहीं रहेगा इसके बारे में कुछ, बट थोड़ा इंपॉर्टेंट। क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर, सी हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा है, न्यूक्लियस के अंदर देर इज समथिंग कॉल्ड एज क्रोमोसोम। क्रोमोसोम इज नथिंग बट एक छोटा सा ऑर्गेनल है ऐसा समझो, विच कंटेन्स द डीएनए। डीएनए पता है ना, डी राइबो न्यूक्लिक एसिड है ना, विच कंटेन्स इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जेनेटिक इंफॉर्मेशन मतलब क्या? जीन्स सुना है, हेरिडेटरी जीन्स वगैरह, ये वर्ड्स तो सुना रहेगा। हेरिडेटरी है, मुझे जीन्स अपने पेरेंट्स से जीन्स मिले हैं। सो ये जो क्रोमोसोम है, इट इज एन ऑर्गन विच कंटेन्स योर जीन्स, है ना। हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन इसके अंदर स्टोर्ड होती है तुम्हारे बारे में, जैसे कि योर आई कलर, है ना, योर हाइट, यस, एवरीथिंग अबाउट यू, योर हेयर कलर, है ना, योर सेक्स, मेल या फीमेल, यस, एवरीथिंग अबाउट यू इज स्टोर्ड इन द क्रोमोसोम, इन द जीन्स। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है, डीएनए में ये सारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होता है। तो यहां पर जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें सिर्फ एक क्रोमोसोम होता है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, मतलब एक्चुअली 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। यस, देयर आर ओवरऑल 46 क्रोमोसोम्स। क्योंकि यार ह्यूमन इतना कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि उसके बारे में इतनी सारी इंफॉर्मेशन उसको स्टोर करनी पड़ती है ना। ये ऑर्गेनिज्म बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है, उसके बारे में जानने के लिए ज्यादा कुछ है ही नहीं, तो एक क्रोमोसोम में काम हो गया। बट ये बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, बहुत सारे क्रोमोसोम्स की जरूरत पड़ती है उनको। क्लियर है? यस। एंड वन मोर पॉइंट, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक साइज, ठीक है। व्हाट इज द साइज ऑफ प्रोकैरियोटिक? साइज बहुत छोटा होता है इनका, दे आर वेरी वेरी स्मॉल, 1 to 10 माइक्रोमीटर इज द साइज ऑफ दिस। माइक्रोमीटर मतलब क्या? माइक्रोमीटर मतलब 10 to the power -6 मीटर, ठीक है। माइक्रो मतलब 10 to the power -6, माइक्रो का मीनिंग। सो इनका साइज होता है 1 to 10 माइक्रोमीटर, बहुत स्मॉल। और जो यूकैरियोटिक होते हैं इनका साइज भी स्मॉल होता है, लेकिन इनके कंपैरिजन में लार्ज है, इनके कंपैरिजन में लार्ज। 5 to 500 माइक्रोमीटर इज द साइज ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। यस, अगेन इसका जो एग्जांपल्स है वो है एल्गी, बैक्टीरिया, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं। यस, ALGAE, एल्गी। इसका एग्जांपल्स अगर देखोगे तो प्लांट्स, एनिमल्स एक्सेट्रा। आ रही है बात समझ? ठीक है। अब देखो, हमने बोला कि ये स्मॉल है और ये लार्ज है, लेकिन फिर भी neither this nor this can be seen by the naked eyes. We cannot see a single cell. Cells cannot be seen by your naked eyes. You need a microscope. Yes, लेकिन माइक्रोस्कोप में भी देर आर डिफरेंट माइक्रोस्कोप्स। एक होता है सिंपल माइक्रोस्कोप, इसमें भी नहीं देख सकते। दूसरा होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब यू नो व्हाट, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या दिखता है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप में सेल दिखेगा, लेकिन ऐसे कंपार्टमेंट्स दिखेंगे सिर्फ,
बस, और कुछ नहीं दिखेगा, ना ही इसके अंदर के ऑर्गेनल्स दिखेंगे, नथिंग, सेल दिखेगा, सेल। यस, ऐसे शेप दिखेगा प्लांट्स में, दिस इज प्लांट सेल। और एनिमल्स में ना ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, सिर्फ राउंड, थोड़ा थोड़ा ऐसा हनीकॉम्ब होता है ना, वैसे शेप में दिखेगा सिर्फ। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी नहीं दिखता। यस, तो उससे भी ज्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप विच इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यस, इसमें सेल के ऑर्गेनल्स भी दिखते हैं सारे, है ना, एग्जैक्टली नहीं बट ऑर्गेनल्स भी दिखाई देते हैं सेल के इन अ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी आजकल अल्ट्रा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वगैरह होता है, उसमें तो सब कुछ दिखाई देता है। यस, इतना छोटा है सेल कि ना ही सिर्फ माइक्रोस्कोप से नहीं दिखेगा, नेकेड आई से तो नहीं दिखेगा, सिंपल माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखता, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से सिर्फ शेप दिखेगा उसका, और कुछ नहीं दिखता उसके बारे में, करेक्ट। वेयरएज इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप you are able in a electron microscope you are able to see almost everything about the cell, correct। ये हो गया बड़े बड़े लेवल पे cells। now before we complete the chapter I just want you guys to go through some very important points given on the first page of your chapter, ठीक है। all living organisms are made up of fundamental unit called as cell। yes, the cell word in Latin means a little room, ठीक है। देखो सेल कैसा दिखता है माइक्रोस्कोप में, ऐसा दिखता है, हाँ कि नहीं, अभी बताया था मैंने, ऐसे ऐसे दिखता है। देखो दिस लुक्स लाइक अ लिटिल रूम, एक छोटा सा रूम के जैसा दिखता है, हाँ कि नहीं। यस, सो लैटिन में सेल का मतलब होता है अ लिटिल रूम, तो उस पे से उसको नाम दिया गया सेल। साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक, नाम याद रखना है क्या सर? यस, बिल्कुल। सॉ द लिटिल रूम इन अ कॉर्क, the bark tree, cork of the bark tree resembled the structure of honeycomb। cork मतलब समझ में आता है, सी cork का एग्जाम्पल बियर बॉटल होता है यार, वही एग्जाम्पल अभी है, उसके ऊपर एक वुडन का कैप लगाया हुआ होता है। या फिर तुम बैडमिंटन खेलते हो तो बैडमिंटन का जो शटल कॉक होता है उसके नीचे जो होता है ना, ये ऐसा, यस, जो टूट के गिर जाता है कभी कभी, दैट इज द कॉर्क। फाइन, उसने उसको लिया और माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, तो माइक्रोस्कोप के अंदर उसको ऐसा हनीकॉम्ब के जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया, काइंड ऑफ, है ना, काइंड ऑफ ऐसा हनीकॉम्ब के जैसे स्ट्रक्चर दिखता है, एंड हेंस उसका नाम सेल दिया गया बाय द साइंटिस्ट। अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ एन आईपीस ऑब्जेक्टिव लेंस, ये सब छोड़ दो, इसका कोई टेंशन नहीं लेना, ठीक है। यस, आई होप हम जल्दी मिले एंड मैं तुमको एक सेल कैसे दिखता है थ्रू अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप दिखा सकूं, ठीक है। तब समझा दूंगा कि आईपीस किसको बोलते हैं। माइक्रोस्कोप होता है, माइक्रोस्कोप के पार्ट्स है ये, आईपीस, ऑब्जेक्टिव लेंस, कंडेंसर, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो ये कैसे दिखता है, क्या करना पड़ता है, ये देखेंगे हम लोग प्रैक्टिकली, ठीक है ना। अब अनदर 2-3 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसपे एक एक मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, जरूरत नहीं है, आई डोंट फील सो, बट ठीक है फिर भी। साइंटिस्ट लीवेनहुक सॉ फ्री लिविंग सेल्स इन द पॉन्ड वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम। देखो किसी ने कॉर्क में देखा, है ना, किसी ने पॉन्ड वाटर का स्टडी किया, ठीक है, किसी ने एनिमल सेल का स्टडी किया, टिश्यू स्किन निकाल के, किसी ने ऑनियन का स्टडी किया, ऑनियन पील, ऑनियन का जो बहुत थिन कवर होता है ना ऊपर, उसके ऊपर भी ऑब्जर्व किया गया। तो एवरी ऑब्जेक्ट लिविंग, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, हर ऑब्जेक्ट में देखा गया तो उनको ऐसे ही सेल्स दिखाई दिए। यस, रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन द सेल, कि अब सबने सेल देखा, है ना, इसने भी सेल देखा, रॉबर्ट ब्राउन ने भी सेल देखा, और भी लोगों ने सेल्स को देखा अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में, लेकिन रॉबर्ट ब्राउन ने ये बताया कि सेल के अंदर भी एक न्यूक्लियस होता है। एक तो सेल है,
सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है. दैट वॉज शोन बाय रॉबर्ट ब्राउन. ठीक है. द सेल थियरी स्टेट्स दैट all plants animals are composed of cells. It was proposed by Schleiden and Schwann. इसने क्या बोला? सेल थियरी दिया. What is cell theory? Cell theory states that all plants and animals are composed of cells. Number 1, point 1, सेल थियरी का फर्स्ट पॉइंट. सेल थियरी लिख के रखो प्लीज अपने पास. What is cell theory? सेल थियरी बोलता है all plants and animals are composed of cells. Yes. Point number 2, cell theory further expanded by Verco suggested that all cells arise from pre-existing cells. अगर बोला है what is cell theory, write about cell theory, तो ये 2 पॉइंट्स लिखना है बस. that all plants and animals are composed of cells, point number 1. यस, मतलब सारे प्लांट्स और एनिमल सेल से बने हैं. पॉइंट नंबर 2, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. देखो, सबसे पहले एक सेल रहता है. ठीक है. ये सेल रिप्रोड्यूस करता है, रिप्रोडक्शन ऑफ सेल्स. दिस इज कॉल्ड एज सेल डिवीजन. ठीक है. एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो जाता है, फिर ये वाला सेल और 2 सेल में डिवाइड होगा, और ये वाला सेल भी और 2 सेल में, ये वाला सेल और 2 सेल में, ये वाला भी और 2 सेल में. ऐसे डिवाइड होते 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 बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं. करेक्ट. मतलब ऑल द न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. जो ऑलरेडी सेल्स है उनसे नए सेल्स तैयार होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन. ठीक है. सेल डिवीजन क्या होता है? The division of one cell into 2 is called as cell division. Simple. Reproduction of cells, जैसे ह्यूमन कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, है ना, वैसे सेल्स का डिवीजन होता है टू प्रोड्यूस न्यू सेल्स, एंड दैट इज कॉल्ड एज सेल डिवीजन. नाउ दीज वेर जस्ट अ फ्यू पॉइंट्स गिवन इन द फर्स्ट पेज ऑफ योर टेक्स्ट बुक. उसमें से कुछ कुछ चीजें छोटी मोटी याद जो रखनी है वो मैंने बताई तुमको. साइंटिस्ट के 2-3 नाम याद रखना है, सेल थ्योरी याद रखना है, दैट्स इट, है ना. एंड नाउ दैट्स द हैप्पी एंडिंग ऑफ द चैप्टर सेल्स. आई होप तुमको पूरा चैप्टर अच्छे से समझा होगा. नाउ प्लीज स्टडी द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर, रीड द टेक्स्ट बुक, नोट्स बनाओ. बाई चांस गलती से अगर कोई पॉइंट मैंने छोड़ दिया होगा तो टेक्स्ट बुक पढ़ते पढ़ते वो पॉइंट्स भी अपने नोट्स में डाल दो. यस, एंड दैट्स इट. नेक्स्ट सेशन वी आर स्टार्टिंग विद अ न्यू चैप्टर दैट इज टिश्यूज. एंड साइंस से दैट विल बी ऑलमोस्ट द लास्ट चैप्टर ऑफ योर फर्स्ट सेमेस्टर. केमिस्ट्री से 2 चैप्टर आते हैं, बायो से 2 आते हैं, फिजिक्स से 2.5 या 3 आते हैं, वो हम कंप्लीट कर लेंगे, नॉट टू वरी, है ना. सो टिश्यूज चालू करेंगे. बिफोर दैट रिमेंबर टिश्यूज आर मेड अप ऑफ सेल्स, है ना. लॉट ऑफ सेल्स कम टुगेदर और बनता है टिश्यू. ठीक है. सो टिश्यू क्या है? टिश्यू इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, कैन बी ऑफ सेम टाइप और डिफरेंट टाइप्स. डोंट वरी, डिटेल में देखेंगे ये चैप्टर. टिल देन प्लीज प्रिपेयर सेल्स. होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग. See you guys, take care, bye.